Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about polarization. तो विद्यार्थी, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इन चारों के लिए जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, दोनों की सहायता से इसकी स्टडी किया जाता था। लेकिन ये पोलराइजेशन वाला जो टॉपिक है, यहां पर केवल ट्रांसवर्स वेव ही उपयोगी है। अब ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के पार्टिकल जो है वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन करते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के पैरेलल कंपन करते हैं, तो वहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो आपका ये जो है लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव है, जबकि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और पोलराइजेशन के हेल्प से हम लोग ये सिद्ध कर पाएंगे कि लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव है। तो विद्यार्थी, पोलराइजेशन की स्टडी से पहले आपको फिजिक्स की डिफिनेशन पर गौर करना चाहिए। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, तो नेचर से हम उसको समझेंगे। तो पोलराइजेशन का मुख्य उपयोग जो है वो चकाचौंध की स्थिति को कम करना है या दूर करना है। पोलराइड ग्लास का प्रयोग करके हम जो है चकाचौंध से बच सकते हैं। पोलराइड युक्त चश्मा जो है वो अमीर लोग ही पहन सकते हैं, मटर की दाल वालों की बस की बात तो है नहीं। अमीर लोग मतलब बॉलीवुड वाले, क्रिकेटर, राजनेता और डॉन, ये चार लोग हैं जो कि अचानक अमीर बन सकते हैं, और ये चार लोग ये पोलराइड युक्त चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो ये चश्मे की खासियत ये है कि लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से हमें चकाचौंध की स्थिति नहीं उत्पन्न होती और वस्तु हमें क्लियर दिखाई पड़ता है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ लाई बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। तो ये तो आप डिफिनेशन जानते होंगे, ध्यान दें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव। और ध्यान दें, पोलराइजेशन का जो फिनोमिना है वो ट्रांसवर्स वेव में ही उत्पन्न होता है, ध्यान दें। तो यहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फिगर बना चुके हैं। देखिए यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। तो लाइट कहें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहें, इसके लिए मीडियम आवश्यक नहीं है। जैसे सन से लाइट अर्थ तक आ रही है, तो शुरुआत में जो है वहां पे मीडियम नहीं है, ध्यान दिया जाए। जबकि साउंड वेव के लिए मीडियम आवश्यक है, क्योंकि मून पर हम लोग बात नहीं कर सकते। तो यहां पे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये यहां पे दर्शाया गया है। जैसे वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, और एक्स एक्सिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है स्पीड ऑफ लाइट से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, ध्यान दें। ये तीनों एक्स वाई जेड सबके क्या है, परपेंडिकुलर है। ये चीज आपको ध्यान देना। यहां लिखा देखिए, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी, और ई और बी का क्रॉस करेंगे जब, तो वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यहां पे जाएगा। वाई जेड का क्रॉस करेंगे, कहां जाएगा, एक्स एक्सिस में। यस, यहां लिखा है वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर सी, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, यहाँ पे इक्वेशन भी लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, ई वाई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट कॉस इन ब्रैकेट के एक्स माइनस ओमेगा टी। यहाँ जे कैप लिखा है क्योंकि वाई एक्सिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको ये फार्मूला याद नहीं करना है, परेशान नहीं होना। अगर आप चैप्टर ना भी पढ़े हैं तभी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। खाली ये जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव है, बस इतना ही केवल जानना है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन इसके कंपैरिजन में होता है, बी जेड इक्वल टू बी नॉट कॉस इन ब्रैकेट के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप। के कैप इसलिए क्योंकि जेड एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है। तो इससे या ग्राफ से परेशान ना हो, हमें केवल इतना जानना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव होता है और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहां हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की ही स्टडी करेंगे, क्योंकि ये विजिबल होता है और मैग्नेटिक फील्ड वाला विजिबल नहीं होता है।
अगला पॉइंट क्लियर किया जाए, द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन अकर्स ओनली इन लाइट नॉट इन साउंड। तो मतलब पोलराइजेशन का जो फिनोमिना होता है केवल लाइट में प्राप्त होता है, साउंड में नहीं, क्योंकि लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है और साउंड आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लाइट के लिए मीडियम आवश्यक नहीं है, जबकि साउंड के लिए मीडियम आवश्यक है। ध्यान दें। लास्ट देखा जाए, द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन हैज हेल्प टू स्टेबलाइज बियॉन्ड डाउट दैट लाइट वेव आर ट्रांसवर्स वेव। मतलब पोलराइजेशन के हेल्प से हम लोग निसंदेह ये समझ पाएंगे कि लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन ये कंसेप्ट आगे आपको क्लियर हो पाएगा। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अब हम आगे का कंसेप्ट देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब हम अनपोलराइज्ड लाइट की स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो विद्यार्थी जैसे हुआ आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, सन हुआ, यहां से जो लाइट आ रही है वो अनपोलराइज्ड लाइट है और ये सभी डायरेक्शन में सिमेट्रिकली जो है फैले रहते हैं। तो हमें एक ही साइड का केवल लेना है, जैसे इधर का। तो इधर वाला एक प्लेन में हम लेंगे। तो ये एक प्लेन है जिसे YZ प्लेन में आपका ये दिखाया गया है। यहां देखिए, अनपोलराइज्ड लाइट प्रोपेगेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ये लाइट वेव जो है सिमेट्रिकली YZ प्लेन में दिखाया गया है। इसका प्रोपेगेशन जो है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में होगा। यस, इसको इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। देखिए यहां पे जो है, जो आगे हमें करना है, इसकी इंटेंसिटी कम करना है। किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही हमें इसको कन्वर्ट करना है। ये वेव जो सभी डायरेक्शन में फैले हुए हैं, इनको हम Y एक्सिस डायरेक्शन में और Z एक्सिस डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इतनी भीड़ भाड़ को दो डायरेक्शन में कन्वर्ट कर लिए। यस, अब बोर्ड पर इसको इस रूप में भी दिखा सकते हैं। यहां पे Y एक्सिस डायरेक्शन हो गया ये। इसमें Z एक्सिस कहां गया? Z एक्सिस देखिए यहां पे डार्ट करके दिखाया गया है। डार्ट मतलब इस एक्सिस पे। यस, परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर। ये डार्ट कहीं भी मिले तो आप प्लेन के परपेंडिकुलर इस टाइप से मानेंगे। ध्यान दें। तो ये Y एक्सिस हो गया, ये Z एक्सिस हो गया और वेव प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन है वो X एक्सिस में हो गया। यस, तो ये भी अनपोलराइज्ड है और ये भी अनपोलराइज्ड है। तो इसके स्थान पर आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, इसके स्थान पर इसे प्रयोग कर सकते हैं। कहीं भी इस टाइप से दिखेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? इसे अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे। इसका डेफिनेशन क्लियर कर लिया जाए। इन ऑर्डिनरी और अनपोलराइज्ड लाइट द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर, यही है इलेक्ट्रिक वेक्टर जो अशोक के चक्र जैसा दिख रहा है। इलेक्ट्रिक वेक्टर occurs symmetrically in all possible directions in a plane perpendicular to the direction of propagation of light। ये चीज ध्यान दीजिए। तो एक्स एक्सिस जो आपका है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है और इलेक्ट्रिक वेक्टर को हम वाई एक्सिस में दिखाए हैं। यहां पर डॉट वाला इलेक्ट्रिक वेक्टर देखिए ये है प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका ये मतलब होता है। यस, तो इस भीड़ भाड़ को इस प्रकार से भी हम लोग लिखते हैं। ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है, ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है। ध्यान दें। तो हम समझते हैं ये कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर आगे का कंसेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, पोलराइजेशन के लिए जिस पोलराइड का हम उपयोग करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो विद्यार्थी ये रहा हमारा पोलराइड। एक प्लास्टिक का थिन शीट होता है और इसमें जो है मॉलिक्यूल लॉन्ग चेन के रूप में होते हैं। यस, तो मान लेते हैं मॉलिक्यूल जो है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में लॉन्ग चेन के रूप में इस टाइप से हैं। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा क्या होता है? पास एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस। यस, अब पास एक्सिस एक ही आपके लिए उपयोगी होता है, तो ये कई हो सकता है। पास एक्सिस के बीच जो गैपिंग है वो एंगस्ट्रॉम लेवल का गैपिंग है, मतलब बहुत कम होता है ये गैपिंग। मॉलिक्यूल अगर चेन अप है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका पास एक्सिस होगा या ट्रांसमिशन एक्सिस होगा। तो ये मॉलिक्यूल के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है।
ध्यान दें। और पास एक्सिस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वही आगे बढ़ पाता है। तो यहां पे इंटेंसिटी आपको डिक्रीज होती हुई दिखती है। तो ये पास एक्सिस का बहुत अहम रोल है इस चैप्टर में, इसको समझना भी चाहिए ठीक तरीके से। तो यहां पे देखें, यू मस्ट सीन थिन प्लास्टिक लाइक शीट्स व्हिच आर कॉल्ड पोलराइड्स। तो पोलराइड कैसे बना होता है ये हम आपको यहां पे बता दिए। पास एक्सिस और ट्रांसमिशन एक्सिस के बारे में बता दिए, दोनों एक ही चीज है। तो ये मॉलिक्यूल जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस एक्सिस पे एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये वाई एक्सिस जो आपको पास एक्सिस दिख रहा है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करता है, वही हमें वहां दिखाई पड़ता है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यही तो पोलराइजेशन का काम है। पोलराइजेशन का काम क्या है, इंटेंसिटी को डिक्रीज करना, फालतू की लाइट को काट देना। यस, तो पास एक्सिस एक ही नहीं होता, कई होते हैं। लेकिन हम लोग जो है यहां पे अपना लाइट सोर्स इंसिडेंट करते हैं, तो जाहिर है कि बीच वाला पास एक्सिस ही हम लोग यूज करते हैं। तो पास एक्सिस मतलब कई होते हैं, यहां पे ध्यान दें। अब पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन मतलब जो फालतू की लाइट है, यहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो ये फालतू की लाइट को काट देता है और यहां पे कम इंटेंसिटी वाला लाइट देता है जो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। अब इसका डेफिनेशन क्लियर कर लिया जाए। पोलराइजेशन, द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट, वाइब्रेशन ऑफ लाइट मतलब इलेक्ट्रिक वेक्टर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन perpendicular to the direction of propagation of wave is called polarization. yes, वेव प्रोपेगेशन का ये डायरेक्शन होगा तो इसके परपेंडिकुलर जो है इस डायरेक्शन में आपकी लाइट क्या करेगी, वो पास कर जाएगी। यही चीज वो कह रहा है। तो यहां पर पहले जो है इंटेंसिटी इससे ज्यादा रहा होगा, दुगना, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, आधा। तो इसी वजह से हमें जो चकाचौंध की स्थिति होती है वो दिखाई नहीं पड़ता है और ऑब्जेक्ट जो है हमको क्लियर दिखाई पड़ता है। इसीलिए पोलराइड की ग्लास में या चश्मे में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है चकाचौंध से बचने के लिए। तो ये चीज ध्यान दें। तो ये रहा कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट हम आपको देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए, इफेक्ट ऑफ पोलराइड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट। तो पहले देखें अनपोलराइज्ड लाइट, ये हमारा अनपोलराइज्ड लाइट है, इसकी इंटेंसिटी I0 हम ले रहे हैं। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है कि एक प्लेन में ये सभी डायरेक्शन में सिमेट्रिकली जो है लाइट फैल रहा है, ये है, इसकी इंटेंसिटी I0 मान रहे हैं। एक पोलराइड लिए हैं जिसका पास एक्सिस वाई एक्सिस डायरेक्शन में है, तो मान लेते हैं अनपोलराइज्ड लाइट को y और z एक्सिस में बांट लेते हैं, तो आधा y एक्सिस में हो जाएगा, आधा z एक्सिस में हो जाएगा। यस, और हमारा पास एक्सिस केवल y एक्सिस डायरेक्शन में है, तो आधा पार कर जाएगा, आधा कट जाएगा। यस, अरे जो y एक्सिस डायरेक्शन में होगा वो तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन जो z एक्सिस डायरेक्शन में होगा वो सभी कट जाएगा, क्योंकि उसके जाने का रास्ता नहीं है। और कट जाएगा मतलब यहां पे जो मॉलिक्यूल है वो सभी क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके परपेंडिकुलर जो मॉलिक्यूल हैं वो सभी क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो आधा ही जाएगा। यस, तो क्या इस केस में हमेशा आधा रहेगा, मतलब इस पोलराइड को हम रोटेट कराएं तब भी हमेशा आधा रहेगा। यस, देखिए, ऑन रोटेटिंग पोलराइड द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट रिमेन सेम, मतलब अनपोलराइड लाइट है, एक ही पोलराइड से होकर अगर वो गुजरता है तो जब भी आप घुमाते भी हैं तब भी आधा ही हमेशा गुजरेगा, क्योंकि हमेशा इसका दो कंपोनेंट में जब आप बांटेंगे तो हमेशा इसके सीध वाला, जब आप इसको कंपोनेंट के रूप में बांटेंगे, जो पास एक्सिस के सीध में होगा वो टोटल पार कर जाएगा। यस, जो पास एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ेगा वो सभी एब्जॉर्ब हो जाएंगे मॉलिक्यूल की सहायता से, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट का हम कंपोनेंट कर लेंगे। यस, तो जो कंपोनेंट पास एक्सिस के सीध में पड़ेगा वो तो पार कर जाएगा, और जो कंपोनेंट पास एक्सिस के सीध में नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो सभी एब्जॉर्ब हो जाएंगे मॉलिक्यूल की सहायता से। यस, ये वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, ध्यान दिया जाए।
तो आपको ये ध्यान देना है कि अनपोलराइज्ड लाइट अगर है, एक ही पोलराइड है, तो पास एक्सिस से हमेशा जो गुजरेगा वो इसका आधा इंटेंसिटी होगा। ये हमेशा जानकारी होना चाहिए, चाहे आप रोटेट कराएं या ना कराएं, हमेशा आधा ही गुजरेगा। I0/2 होगा, जो यहां होगा भगवान कसम इसका आधा ही यहां होगा, हमेशा रोटेट कराएं या ना कराएं। यस, क्योंकि जब इसे कंपोनेंट बना लेंगे तो पास एक्सिस डायरेक्शन में जितना कंपोनेंट मिलेगा सब क्रॉस करेगा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा सभी मॉलिक्यूल द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यस, हाँ, दूसरा स्टडी किया जाए पोलराइज्ड लाइट। अब की बार ये लाइट का प्रयोग कर रहे हैं यहां पे, ये तो पोलराइज्ड है, वाई एक्सिस डायरेक्शन में ऑलरेडी है। मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी क्या है, I0 यहां पे ले रहे हैं हम, ये आपका पोलराइड है, पास एक्सिस वाई एक्सिस डायरेक्शन में है, और आपकी ये पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी भी वाई एक्सिस डायरेक्शन में है, तो जितना यहां है भगवान कसम उतना यहां हो जाएगा। लेकिन इस दशा में इंटेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इंटेंसिटी मैक्सिमम कहेंगे। लेकिन अब इस पोलराइड को जब हम रोटेट करेंगे तो इंटेंसिटी डिक्रीज करता जाएगा। जब पोलराइड की पास एक्सिस पोलराइड लाइट से परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ऐसी दशा में इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0। अरे भाई, जब पास एक्सिस ऐसा हो जाएगा तो टोटल का टोटल एब्जॉर्ब हो जाएगा। यस, देखिए, ऑन रोटेटिंग पोलराइड द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू 0 या मिनिमम कह सकते हैं। मतलब यहां पे मैक्सिमम I0 हो गया, लेकिन अगर आप पास एक्सिस से इसके क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो टोटल एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहां पे इंटेंसिटी क्या मिलने वाली है, 0। तो ये मैक्सिमम से 0 तक होता है कब, पोलराइज्ड लाइट जो है इंटर कराते हैं तब। ध्यान दें। तीसरा और अंतिम केस है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ये पूरी तरह से पोलराइज्ड लाइट नहीं है, इसमें सिमेट्री नहीं है, इसमें सिमेट्री नहीं है। मतलब इन तीनों, ये देखो तीनों पास पास है, ये भी तीनों पास है, इनके बीच जो है क्या है, गैपिंग ज्यादा है, तो ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट इसे कहा जाता है। यस, अब ये इसका भी कंपोनेंट कर लेंगे तो जो वाई एक्सिस डायरेक्शन में, मतलब पास एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट मिलेगा वो क्रॉस करेगा, बाकी लोग एब्जॉर्ब हो जाएंगे। यस, लेकिन यहां पर कभी भी इंटेंसिटी 0 नहीं हो पाएगा। तो यहां पर देखें, ऑन रोटेटिंग पोलराइड द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम बट नेवर बिकम्स 0। कभी 0 नहीं हो पाएगा, ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये पार्शियली पोलराइड लाइट है, तो कोई न कोई कंपोनेंट छोटा सा भाग ही चाहे तो चला ही जाएगा। यस, तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर इससे आगे वाला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट समझा जाए। लॉ ऑफ मेलिस, ये होता है I=I0 cos स्क्वायर थीटा। ये डिफिनेशन लिखा है, लेकिन डिफिनेशन आया कैसे, ये कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। यहां पे अनपोलराइज्ड लाइट है, इसकी इंटेंसिटी 2I0 हम मान ले रहे हैं। एक पोलराइड रखा है, इसे हम पोलराइजर भी कहते हैं। यस, तो हम जानते हैं एक पोलराइड से जो गुजरेगा उसकी आधी इंटेंसिटी यहां बचता है 2I0, तो ये हो गया क्या, I0। एक दूसरा पोलराइड P2 है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनालाइजर। अब इसे घुमा घुमा कर हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इसलिए इसका नाम एनालाइजर रखा गया है। यस, इसका पास एक्सिस ये है, पास एक्सिस, इसका पास एक्सिस थीटा एंगल क्या हो गया, घूम गया है। यहां तो आप घुमाइए या ना घुमाइए, हमेशा इसकी हाफ इंटेंसिटी यहां मिलता है। लेकिन अब ये पोलराइज्ड लाइट हो गया I0, अब इसका किसी और पोलराइड से गुजारना, तो थीटा एंगल पर अगर हम गुजारते हैं, यानी पास एक्सिस कितना हो गया, थीटा एंगल घूम गया, तो ऐसे केस में जो इंटेंसिटी होगी I=I0 cos स्क्वायर थीटा होगी। ये आया कैसे, अब आपको ये चीज समझना है, ध्यान दें। तो ये देखिए एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो ए के टर्म में यहां पे लिया गया है एम्पलीट्यूड। देखिए ये है प्लेन ऑफ P1, ये चीज यहां दिखाया गया, इसका एम्पलीट्यूड ए है। यस, अब ये थीटा एंगल घूम गया, तो इसका कंपोनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, A cos थीटा।
इस पास एक्सिस से ए cos थीटा वाला एम्पलीट्यूड पास कर जाएगा। यस, ये प्लेन आप क्या है, P2 है। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए साइन थीटा होगा, जो पूरी तरह से ये जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं उसके द्वारा क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब पास की ओर वही करेगा जो थीटा एंगल पर जो पास एक्सिस है उसके जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, यानी ए cos थीटा वाला वही क्रॉस कर जाएगा। अब डेरिवेशन को समझा जाए। P1 पोलराइड से गुजरने के बाद जो ये आई नॉट आया है, आई नॉट जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो आई नॉट प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। तो यहां से देखिए प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, तो आई नॉट इक्वल टू के ए स्क्वायर, ये होता है, हम जानते भी हैं। यस, अब हमें ये वाली इंटेंसिटी चाहिए जिसको हम आई मार रहे हैं, तो आई प्रोपोर्शनल, अब की बार ये वाला एम्पलीट्यूड लिया जाएगा ए cos थीटा। देखिए इसकी पहले ये cos थीटा, तो आई प्रोपोर्शनल ए cos थीटा स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए फिर कांस्टेंट लगाएंगे, तो आई इक्वल टू के ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और के ए स्क्वायर किसके बराबर है, आई नॉट के। यहां पे आई नॉट रख दिया गया। इस प्रकार से हमारा फार्मूला आ गया आई इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूले को ही क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ माइलेस। इसी की डिफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है। व्हेन ए कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन एनालाइजर, ये कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये एनालाइजर पर क्या किया जाए, इंसिडेंट किया जाए। द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द cosine ऑफ द एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। यस, ये पोलराइजर और एनालाइजर, ये पोलराइजर और एनालाइजर के बीच के एंगल की बात कर रहा है वो। यस, तो यही आया आई इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। तो यही फार्मूला, यही जो कंसेप्ट है, यही लॉ ऑफ माइलेस है, ध्यान दें। अब इस फार्मूले की सहायता से कुछ और स्पेशल केस देख लिया जाए। इफ थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो मतलब पास एक्सिस ये भी क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो आई नॉट डेंसिटी यहां भी है तो यहां भी आई नॉट हो जाएगा। वो ऐसे भी देख लीजिए, थीटा इक्वल टू जीरो रखें, cos जीरो मान 1 होता है, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट। मतलब टोटल का टोटल क्रॉस कर जाएगा, इंटेंसिटी जरा सी भी कम नहीं होगी। यस, इफ थीटा इक्वल टू 90, तो आप इसको अगर थीटा 90 एकदम घुमा देंगे, ऐसा हो जाएगा, तो टोटल एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई भी इंटेंसिटी यहां मिलने वाला नहीं है। यहां cos 90 रखेंगे, cos 90 मान 0 होता है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फार्मूले से जो लोग समझते हैं वो भी ठीक है, कंसेप्ट से जो लोग समझते हैं वो भी ठीक है। यस, देखिए थीटा इक्वल टू 0 देन आई इक्वल टू आई नॉट, ये मैक्सिमम है, ये पैरेलल अरेंजमेंट कहा जाता है। तो पास एक्सिस पैरेलल हो जाए जिसे क्या कहेंगे, पैरेलल अरेंजमेंट। थीटा इक्वल टू 90 देन आई इक्वल टू 0, ये मिनिमम है, इसे कहा जाता है क्रॉस अरेंजमेंट। अब इसका उपयोग जैसे हेडलाइट में होता है, 4 व्हीलर जो आपका वाहन होते हैं उसमें एक में इधर लगा रहता है ड्राइवर, एक उधर से आएगा तो उधर हो जाएगा, दोनों 45 पे होते हैं तो उनके बीच क्या हो जाता है, 90 डिग्री एंगल बन जाता है, तो इंटेंसिटी 0 मिलती है, तो उनको चकाचौंध की स्थिति उत्पन्न नहीं मिलता है। यस, तो विद्यार्थी ये कॉन्सेप्ट यहां कंप्लीट होता है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। तो अगला कॉन्सेप्ट है विद्यार्थी ब्रूस्टर्स लॉ। यस, तो यहां पे देखें म्यू इक्वल टू tan थीटा बी, यही ब्रूस्टर्स लॉ है। एक विशेष एंगल पर रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट ये परपेंडिकुलर होते हैं, इसी विशेष एंगल को ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल कहा जाता है। तो इसमें जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो 100% पोलराइज्ड लाइट होता है, 100% पोलराइज्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्रैक्टेड लाइट जो है पार्शियली पोलराइज्ड होता है, इसीलिए देखिए यहां कहीं डॉट एरो ऐसा दिखाया गया है। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। फ्रॉम स्नेल्स लॉ देखते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इंटू साइन ऑफ आई बी इज इक्वल टू डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इंटू साइन ऑफ आर। यस, हो गया।
तो रेयर वाला एयर है तो 1 लिखा जाएगा इंटू साइन आई बी इज इक्वल टू म्यू 2 को म्यू माने हम म्यू इंटू साइन आर। आर के लिए ध्यान दिया जाए, ये हो जाएगा 90 माइनस आई बी। देखिए ये तो 90 है, ये टोटल हमारा क्या हो गया 90 है, तो आई बी प्लस आर भी किसके इक्वल होगा, वो भी 90 होगा। आई बी प्लस आर भी 90 होगा, तो आर इक्वल टू 90 माइनस आई बी हम लिख सकते हैं। देखिए आई बी प्लस आर इक्वल टू 90 है, तो आर इक्वल टू 90 माइनस आई बी हम लिख सकते हैं। वही यहां पे प्रयोग किया गया है। यस, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कास थीटा, तो ये हो गया यहाँ पे कास आई बी, यहाँ पे है साइन आई बी। तो साइन आई बी अपन कास आई बी होता है टेन आई बी। तो म्यू इक्वल टू यहाँ पे लिखा है साइन आई बी अपन कास आई बी, ये हो गया टेन आई बी। म्यू इक्वल टू टेन आई बी। आई बी क्या है, ब्रूस्टर्स एंगल या पोलराइजिंग एंगल इसे कहा जाता है। तो डिफिनेशन को और क्लियर किया जाए, व्हेन ए लाइट ऑफ इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल थीटा बी at the interface of a transparent medium, the refractive index of medium with respect to surrounding medium is equal to tangent of the polarizing angle। मतलब mu इक्वल टू tan थीटा बी। कुछ लोग थीटा बी लिखते हैं, हमें थीटा बी लिखना अच्छा लगता है क्योंकि ब्रूस्टर्स लॉ है ये, और कुछ लोग थीटा पी भी लिखते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम नहीं है, वो सब ठीक है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक लास्ट यूज आपको देखना रह गया, वही आपको और पढ़ना है। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट देखा जाए, यूजेज ऑफ पोलराइड। नंबर 1, वन ऑफ द मेन यूजेज ऑफ पोलराइड इज टू अवॉइड द ग्लेयर ऑफ लाइट। मतलब ये मेन यूज जो है चकाचौंध को दूर करने के लिए ही किया जाता है। इसकी सहायता से क्या है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। जो 4 व्हीलर वाहन होते हैं वहां भी ड्राइवर के बगल में इधर और अगली वाली गाड़ी उधर आता है, तो 45 डिग्री एंगल पर होते हैं, तो इधर से 45 उधर से 45 हो जाते हैं 90, मतलब क्रॉस पोलराइड वाला केस हो जाता है। तो ऐसे केस में इंटेंसिटी 0 हो जाता है और उन्हें चकाचौंध की स्थिति बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, क्लियर दिखाई पड़ता है। यस। दूसरा पॉइंट देखा जाए, क्लियर फोटोज ऑफ क्लाउड कैन बी टेकन बाय प्लेसिंग ए पोलराइड इन फ्रंट ऑफ लेंस ऑफ द फोटो कैमरा। तो मैं गया था ताज होटल घूमने, वहां पे मैं फोटो लेना चाह रहा था अपने मोबाइल से, तो फोटो नहीं आ रहा था, साफ दिख ही नहीं रहा था बिल्कुल चकाचौंध की वजह से। ऐसे में वहां पे जो घूमते रहते हैं कैमरा लेकर, उन्होंने जब फोटो खींचा तो भगवान कसम एकदम क्लियर आया। तो ये उनके जो कैमरा है उसमें जो पोलराइड लगा हुआ है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यस। 3D इमेज कैन बी सीन बाय पोलराइड। 3D इमेज जो है आप देख सकते हैं किसकी सहायता से, पोलराइड की सहायता से। एक लास्ट देखा जाए, पोलराइड्स आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल इंटेंसिटी ऑफ इंटरिंग एयरक्राफ्ट एंड ट्रेन। एयरक्राफ्ट में या ट्रेन में जो सन की लाइट इंटर करता है, उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए उसकी खिड़कियों में जो ग्लास लगे होते हैं उसमें पोलराइड होता है। यस। तो आप इससे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।